अब कल हमने इकोसिस्टम की बात करी थी, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, किसी भी जीव जहाँ रहता है उसके जैविक और अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन करती है वो शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। और एक पूरे तंत्र का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, अब पारिस्थितिक तंत्र किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, ये लिखे हमने, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब बताओ इनके बारे में। बोलो, कौन बोल रहा है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक मतलब हम लिख दो, मनुष्य, जितने भी जीवित हैं। अब जीवित कौन कौन है? पेड़ पौधे लिखो। आप साइंटिफिक नाम बताइए, क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन होते हैं? उत्पादक। प्रकृति में जितने भी हरे पौधे हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? उत्पादक। क्यों बोला है? क्योंकि एकमात्र हरे पौधे ही है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जितने भी हरे पौधे क्लोरोफिल रहित पौधे भी होते हैं। क्लोरोफिल रहित पौधों को क्या कहते हैं? अपन एक ग्रुप ही बनाया है अलग, पता? पौधे तो हैं लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, उनका नाम अरे उसका नाम, ग्रुप का नाम नहीं मालूम? कवक, फंगस नहीं मालूम? कवक जगत ही बनाया है। कवक भी एक तरह के क्या है? पौधे ही हैं, लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्या भी नहीं बता सकती। फिर अगली कैटेगरी क्या आती है? जो इन उत्पादकों से भोजन ग्रहण करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो सभी क्या होते हैं? उपभोक्ता। अब बरसों से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, क्या पढ़ते आ रहे हो बताओ? हाँ, प्राथमिक उपभोक्ता। और कौन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता? कौन होते हैं? जो उत्पादकों से भोजन ग्रहण करते हैं या उत्पादकों को ही खाते हैं एक तरीके से भोजन के रूप में, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। या ये पहली बार सुन रहे हो क्या तुम लोग? तो फिर क्या कहते हैं उनको? शाकाहारी, हेर्बिवोर। अब इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे वो क्या हो जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। या क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। ठीक है, फिर अब इनके एग्जाम्पल पूछूंगी मैं, अभी सोच के रखो इसमें क्या आएगा। फिर अगली कैटेगरी क्या है? जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या हो जाएंगे? तृतीयक। और इनको क्या कहेंगे हम? हाँ, सर्वाहारी। सर्वोच्च मांसाहारी। ठीक, हम कहाँ गए? हम अगली कैटेगरी आएगी, कौन सी? चतुर्थक उपभोक्ता। और हम यहाँ आएंगे
क्योंकि हम इन सबको खा सकते हैं। मनुष्य खाता है, हम तो नहीं, दूसरे देशों के लोग सभी खा रहे हैं, इवन ह्यूमन बींग्स तक को खा रहे हैं मनुष्य का मांस। और विदेशों में तो एक प्रचलन भी है ह्यूमन फिटस, जो 5-6 महीने का 3-4 महीने का जो विकसित होता हुआ शिशु होता है, हाँ, उसका मांस भी खाया जाता है। हाँ, भ्रूण। तो इसलिए मनुष्य किस कैटेगरी में आता है? सर्वाहारी में। ठीक है, चलो अब इसके उदाहरण बताओ। अरे मतलब मुँह बनाओ, सामान बकरी, हिरण और ग्रास हॉपर, टिड्डे। अरे यहाँ है ना, हाँ, वहाँ से देख के बोलो। ठीक है, फिर मांसाहारी में कौन आएंगे? डायरेक्ट शेर, इनको खाने वाले जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चूहा भी मांस खाता है, हाँ, मेंढक, ये वाले जीव क्या हो जाएंगे? मांसाहारी में। अब सर्वोच्च मांसाहारी में कौन आएगा? शेर, चीता, बाघ, भेड़िया और बस। पक्षियों में भी तो है बाज, चील, गिद्ध, ये सारे कौन हो जाएंगे? मतलब ये वाले जीव क्या है? अरे उनको मांस नहीं मिला तो ये चीज भी खा लेंगे। इसलिए दोनों, मतलब शाक में भूखे मर रहे तो जो मिल रहा वो खा लेंगे, लेकिन शेर, चील, बाघ, गिद्ध, ये मांस मिलेगा तो ही खाएंगे, यूँ हर कुछ नहीं खा लेंगे, घास नहीं खा लेगा शेर कभी। हाँ, इसलिए इनको नहीं खाएगा। इसलिए इनको क्या कहा गया? सर्वोच्च मांसाहारी। ठीक है, इसके बाद ये हमारे बारे में तो अभी बात कर रही है कि हम इन सबको खा सकते हैं, इसलिए हम क्या हुए? सर्वाहारी। ठीक है, अब चलो अभी इधर चलो, अगली कैटेगरी क्या है? अपघटक। अरे बात नहीं, अब अपघटक में कौन आएगा? हाँ, अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, जितने भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, कवक, जो हमारा प्लांटी ग्रुप यहाँ छूटा था, ये सब किस में आएंगे? अपघटक। और अपघटक क्या करते हैं? पौधे भी मरते हैं और ये सारे जीव भी मरते हैं, तो इनके मृत शरीरों का अपघटन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अपघटकों के द्वारा। अब सोचो, प्रश्न ये आ जाता है, आता ही है, क्या होगा यदि प्रकृति में अपघटक नष्ट हो जाए? हमारे किसी काम आ रहे क्या अपघटक? बताओ किस काम आया? तुमको फर्क पड़ा क्या उससे? वो बदबू आएगी ना, बदबू आएगी। यदि सोचो रोज कोई ना कोई जीव मर रहा है, या पेड़ पौधे की पत्तियां भी तो खिल रही है, ये कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, यानी मिट्टी से बनी हुई चीज वापस मिट्टी में मिल जाती है। ये सामान्य भाषा में, यानी जटिल कार्बनिक मृत शरीरों का अपघटन सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर कौन करता है? अपघटक। ठीक है, यदि अपघटक मर जाएंगे तो पूरी पृथ्वी मरे हुए सड़े गले पदार्थों से भर जाएगी और हम फिर रह नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं रह पाएगा। तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपघटकों की भी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, अब ये लिस्ट बनवाओ। अब हमको अजैविक घटकों की आवश्यकता है क्या? क्यों? काय के लिए? दैनिक आवश्यकता है। कौन कौन सी? जैसे हम हमारी बात कर लें, जानवरों को छोड़ो, हमारे अजैविक घटक कौन कौन है? अभी ये सब तरफ लाइट बंद कर दूं, खिड़कियां लगा दूं, क्या होगा? प्रकाश। बिल्कुल, अंधेरा हो जाएगा तो सो जाएंगे,
ठीक है। अब सोचो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो यहाँ पर ये जो उत्पादकों द्वारा प्रोसेस हो रही ये होती क्या, और ये नहीं होती तो इन सब का अस्तित्व है क्या, है ही नहीं। तो सूर्य का प्रकाश, ठीक है। कई सारी उपापचयी क्रियाएं हमारी पौधों की, सभी की किसके कारण होती है, सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। पौधों की प्रॉपर ग्रोथ होती है, ठीक। दूसरा बोलो, जलवायु के जल और जल, हाँ वायु, क्यों, तो ये भी तो हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं होगा क्या, और बताओ बस। आग तो क्या बोलेंगे, अपन यूं बोल सकते हैं सभी जीवों के जीवित रहने के लिए एक निश्चित तापमान आवश्यक होता है, और बस यही लगते हैं हमको, है मिट्टी, मिट्टी का प्रकार। हाँ, मिट्टी भी 3 तरह की होती है, अभी पढ़ेंगे हम उसी चैप्टर में। हर मिट्टी की जल संग्रहण क्षमता अलग अलग होती है, और जिस हिसाब से जल संग्रहण क्षमता होती है उसी हिसाब से वहाँ की वेजिटेशन होती है, प्लांट फसल वैसी उगती है। और बोलो, कुछ भी नहीं है। या मिट्टी और मिट्टी का प्रकार ना लिखकर आप एक शब्द और लिख सकते हो, मृदी कारक। मृदी कारक में मृदा की संरचना, मृदा का प्रकार, मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति। ह्यूमस सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई एक प्रकार की भुरभुरी खाद होती है। इसके कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी अच्छी होती है और जल संग्रहण क्षमता भी बढ़ जाती है। बस हो गई है, हो गया ना जलवायु तो, और कुछ भी। हाँ देखो जलवायु और मौसम कैसे, जलवायु और मौसम अलग अलग है। तो जलवायु तो हर मौसम के अनुसार बदलती रहती है। जैसे गर्मी, अभी देखो हम आज से 15 दिन पहले भी पंखे चलाकर बैठ रहे थे, और अभी हमने क्या कर रखा, आवश्यकता ही नहीं है, परिवर्तन जो हुआ है, ठीक है। और इसी में अभी एक शब्द बोला है मैंने, वायुमंडल में क्या आ गई है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी ही तो क्या कर रही है, हमको सर्दी गर्मी का एहसास करा रही है। वातावरण में आर्द्रता भी पर्याप्त है तो हमको ठंड लग रही है, और गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, और बताओ, आर्द्रता, और बोलो, छूट रहा है कुल। घरों में अपन ये खिड़कियां क्यों लगाते हैं, देखने के लिए। लोग तो यही समझते हैं कि खिड़कियां देखने के लिए होती है, हवा के लिए, वायु हो गई, खिड़की हम हर कहीं नहीं बना लेते, वायु का प्रवाह देखते हैं कि किधर से वेंटिलेशन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और बताओ, भौगोलिक कारक में क्या आ जाएगा, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें भी आ जाएगी, जो जीवों के वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये सारे हैं कौन से कारक, अजैविक कारक। अब वैसे ये प्रश्न परीक्षा में आता नहीं है,
लेकिन आगे हमको पढ़ना है तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ये 12th की बात कर रही हूँ। 9th 10th के लिए तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके तो आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए आगे का पढ़ने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमको ये याद होगा तभी तो हम लिख पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये जैविक घटक और ये अजैविक घटक।